हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो भारत में राज करने की व्यवस्था ही भारतीय राज व्यवस्था कहलाती है। हमारे देश की राज व्यवस्था भारत के संविधान से है। हमारे देश में राज व्यवस्था को चलाने के लिए 3 स्वतंत्र निकाय काम करती है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है, विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना और कार्यपालिका का काम होता है बने हुए कानून को लागू करना। न्यायपालिका का कार्य होता है उनके द्वारा बनाए गए कानूनों के विधियों पर समीक्षा करना। मुगल काल के समय के जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जब शासन कर रहा था, तो अकबर के ही शासनकाल में 1599 में जॉन मिल्डेन नाम का अंग्रेज सबसे पहले आया और अकबर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज राल्फ फिंच था। इसके बाद ये दोनों ब्रिटेन लौटे और व्यापारियों का दल मर्चेंट एडवेंचर्स महारानी विक्टोरिया से भारत में व्यापार करने की एकाधिकार मांगने गया था। इसलिए सन 1600 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने एक राजलेख प्रदान किया और इन्हें भारत में 15 वर्ष तक का व्यापार करने का व्यापारिक अधिकार दिया गया। और उसी के तहत ये राजलेख में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ द्वारा हस्ताक्षर किया गया और ब्रिटेन के लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और उसी राजलेख के तहत भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करना शुरू कर दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी: मद्रास, बंगाल और बम्बई। इन तीनों प्रेसिडेंसी में हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर हुआ करता था, एक डिप्टी गवर्नर हुआ करता था और उसी के अधीन 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करते थे। जब तक मुगल बादशाह औरंगजेब था तब तक तो सारी चीज़ें कंट्रोल में रही, लेकिन औरंगजेब के मरते ही मुगलों का पतन होने लगा और इनके सूबेदार अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। अब बंगाल का शासनकाल जो था, बंगाल में सन 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने नियुक्त किया था और उस समय बंगाल की राजधानी ढाका थी। फर्रुखसियार के समय में इसने बंगाल में खुद को स्वतंत्र घोषित किया, जिसे अभी तक बंगाल का सूबेदार कहा जाता था। वही अब बंगाल का प्रथम नवाब 1713 से 1727 तक था और इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन बना। फिर 1739 से 1740 तक बंगाल का नवाब सरफराज खान बना। इसे बने हुए 1 साल ही हुए थे कि सरफराज खान का एक सेनापति था जो उसका चचेरा भाई भी था। उसने ही सरफराज खान के खिलाफ एक विद्रोह किया और 1740 में बगावत करके इस पर आक्रमण कर दिया और लड़ा गया घेरिया का युद्ध। 1740 में घेरिया का युद्ध सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच लड़ा गया और सरफराज खान को मरवा कर बंगाल का अगला नवाब बना और अलीवर्दी खान ही ऐसा शासक था जिसे अंग्रेजों के मंसूबों के बारे में पता चल गया था। यह 1740 से 1756 ईस्वी तक नवाब रहा। ये समझ गया था कि ब्रिटिशर्स भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन इनका उद्देश्य भारत में व्यापार करना नहीं, व्यापार की आड़ में अपना अधिकार स्थापित करना था। बस यही कारण हुआ कि अलीवर्दी खान ने ब्रिटिशर्स को मधुमक्खियों के समान कहा और कहा कि अगर आप इन्हें पालेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे और अगर इनके खिलाफ गए। ये समझ गया था कि ब्रिटिशर्स भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन इनका उद्देश्य भारत में व्यापार करना नहीं, व्यापार की आड़ में अपना अधिकार स्थापित करना था। बस यही कारण हुआ कि अलीवर्दी खान ने ब्रिटिशर्स को मधुमक्खियों के समान कहा और कहा कि अगर आप इन्हें पालेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे, अगर इनके खिलाफ गए तो ये मधुमक्खियों की तरह स्वभाव होने के कारण हमें काट काट कर चूस लेंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। जब अलीवर्दी खान के बाद नवाब सिराजुद्दौला बना, 1756 से 1757 तक शासन था। जब ये नवाब बना तो फ्रांसीसियों ने क्रमशः कलकत्ता और चंदनगर की किले की घेराबंदी शुरू कर दी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को सिराजुद्दौला ने चेतावनी दी कि यहाँ के किले की घेराबंदी बंद करें, तो फ्रांसीसियों ने तो बात मान ली पर अंग्रेज नहीं माने। तो 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता के मीर कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों के फोर्ट विलियम्स पर अधिकार किया। इसके बाद सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में 146 अंग्रेजों को अंधेरे काल कोठरी में कैद किया और उसमें से दूसरे दिन 123 की मृत्यु हो गई थी और 23 जीवित थी। इन्हीं में से विलियम हॉल ने ही काल कोठरी की घटना लिखी। जब अंग्रेजों को पता चला तो बंगाल का पहला गवर्नर बनाकर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया।
1757 में ही प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। यह युद्ध सिर्फ 1.5 घंटे चला। इतिहास का ये सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और उसकी हार का सबसे बड़ा कारण पहला उसका सेनापति मीर जाफर तथा मंत्री राय दुर्लभ का युद्ध के क्षेत्र में धोखा देना। दूसरा कारण सिराजुद्दौला के सैनिकों के हाथों में तलवारें थी और रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में राइफल थी। इस युद्ध में सिराजुद्दौला को पूरी तरह से हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला की तरफ से वफादार सेनापति मीर मदन मोहन लाल मारा गया। रॉबर्ट क्लाइव की मदद की थी मीर जाफर ने, इसलिए बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बना दिया गया। यह 1757 से 1760 तक रहा और अंग्रेजों को बेहद फ़ायदा पहुंचाता रहा। मीर जाफर के बाद अगला नवाब मीर कासिम 1760 से 1763 तक रहा। मीर जाफर अंग्रेजों का खिदमतगार रहा, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ था। मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाने को लखनऊ गया। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय दोनों को संदेश भिजवाएं। उनसे कहा, हमें एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग करनी चाहिए ताकि हम अंग्रेजों को बंगाल से बाहर खदेड़ सकें। तो इसकी योजना अंग्रेजों को पता चल गई और अंग्रेजों ने 1763 में फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध शाह आलम द्वितीय जो मुगल तरफ से था, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला अवध की तरफ से था तथा अंग्रेजों का गवर्नर हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में तीनों शासकों ने मिलकर भी अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाए और बुरी तरह से इनकी हार हुई। बक्सर के युद्ध में हारने के पश्चात अगले साल 1765 में बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनकर आया। अब रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय तथा शुजा-उद-दौला के बीच में संधि हुई, जिसे 1765 के इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। यही वह संधि थी जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में कर वसूलने का अधिकार मिला। अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में खोली, लेकिन अधिकार बंगाल पर किया। रॉबर्ट क्लाइव का उद्देश्य था कि बंगाल का सारा धन लूटकर ब्रिटेन भेजना था, क्योंकि बंगाल एक संपन्न क्षेत्र था। 1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया, जिसमें बंगाल के लोगों को 2 टैक्स देना पड़ता था। बंगाल के कंपनी को 1 टैक्स और दूसरा स्थानीय शासक राय दुर्लभ को। अब इसमें से भी राय दुर्लभ 81% भाग अंग्रेजों को देगा। यही द्वैध शासन 7 साल तक चला, जिसमें बंगाल में खूब लूट खसोट हुई और भ्रष्टाचार बढ़ा और बंगाल को लूट कर धन की निकासी कर दी गई। जो बंगाल प्रांत सर्वाधिक संपन्न था वह सबसे गरीब प्रांत हो गया। इसी 7 साल के समय को लूट ऑफ इंडिया कहते हैं, जब भ्रष्टाचार बढ़ा और अनैतिक रूप से लूट खसोट हुई। तो इसकी खबर यूरोप में हुई और यूरोपियन देशों ने इसकी निंदा की कि आप बंगाल में जिस तरह से व्यवहार करवा रहे हैं वह पूरी तरह से अनैतिक है। और ब्रिटिश सरकार के पास दबाव आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे ही व्यापारिक अधिकार लेकर भारत में अनैतिक रूप से व्यापार कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने द्वारा पारित किए गए नियमों पर व्यापार करवाने की बात कही। जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने नियम कानून पर व्यापार चलाने की बात कही, तो वहीं से इंडियन पॉलिटी की शुरुआत होती है। तो 1772 में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाकर भेजा गया। इसी ने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया और लेकिन अभी कर वसूला जा रहा था और कर वसूलने वाले को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा गया। 1772 में ये पद बनाया गया। कानून और नियम को मेंटेन रखने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। यहीं से शुरुआत होती है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति की। अब होता है भारत का संवैधानिक विकास। 1773 से 1857 में तक हम कंपनी शासन की बात करते हैं और 1858 से 1947 तक हम क्राउन शासन की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार के तहत 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम आया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। इसके बाद बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का आखिरी गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पय को बनाया गया और इसके 3 अन्य न्यायाधीश लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लिमनिस्टर थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रशासनिक निर्णय लेने का फैसला किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी तक
उसके मालिक चलाते थे। लेकिन अब ये निश्चय किया गया कि जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके इंडिया में भेजा जाएगा वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके प्रशासन को चलाएंगे। इन्हीं को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, जिनकी संख्या 24 थी। इनकी नियुक्ति 6-6 साल के लिए की जाती थी और बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ा दी गई थी। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स उसका गलत यूज़ करने लगे। वॉरेन हेस्टिंग्स किसी पर भी झूठे आरोप लगाकर उसे सर्वोच्च न्यायालय भेजता और जो वॉरेन हेस्टिंग्स कहता सर्वोच्च न्यायालय में से लॉर्ड एलिजा इम्फे उसे सजा सुना दिया करता था। इस बात का विरोध 3 लोगों के द्वारा किया गया। नंद कुमार, मीर कासिम की मौसी घसीटी बेगम तथा चैत सिंह के द्वारा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इन्हें भी लॉर्ड एलिजा इम्फे से कहकर 1784 में फांसी दिलवा दी गई। तो अब जब ये बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचती है तो उन्हें लगा अपना ही बंगाल का गवर्नर जनरल अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आगे से वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करने पाए। इसलिए 1784 में दूसरा एक्ट पारित करके भेजा गया, जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधित करके 1781 में संशोधन अधिनियम आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड में 6 सदस्य थे, जो गवर्नर जनरल के द्वारा लिए गए गलत फैसलों को रद्द करने की उन्हें शक्ति दी गई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को पृथक किया गया। इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका भी अलग की गई। ये सारे काम पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया था, इसलिए 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुला लिया गया। मात्र यही गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया। 1785 में एडमंड बर्ग के द्वारा महाभियोग वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया। 20 वर्ष पूरे होने के बाद 1793 में राजलेख अधिनियम भेजा गया। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन इस एक्ट के तहत अब इंडिया से दिया जाने लगा और इसी के तहत भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत 21 अप्रैल 1793 को हुई। भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, जो उस बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसमें राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की 1793 में स्थापना हुई। फिर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट भेजा गया 1813 में। इस एक्ट के तहत 3 महत्वपूर्ण काम हुए। पहला, 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। दूसरा, 1 लाख रुपए सालाना भारतीय शिक्षा के विकास के लिए निर्धारित किया गया। तीसरा, 2 अधिकारों को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय का व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार के अलावा सभी व्यापारिक अधिकारों में से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। पुनः 20 साल बाद में 1833 में चार्टर अधिनियम आया, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए। इसमें कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। इस चार्टर के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसमें कंपनी की पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और 1833 में ही अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा कहा गया। भारतीय शिक्षा पद्धति में भी अंग्रेजी को शामिल कर लिया गया। इंग्लिश को भारतीय शिक्षा में शामिल करना लॉर्ड मैकाले ने अपनी समिति में सलाह दिया था। हालांकि अंग्रेजी के पहले मुगलों की फारसी आधिकारिक भाषा थी। 14 सितंबर 1949 को घोषणा की गई कि भारत की राजभाषा हिंदी है और ये भाषा 26 जनवरी 1965 में लागू की गई। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी परिवर्तन 1833 चार्टर एक्ट के तहत किया गया। पुनः 20 साल के बाद 1853 में चार्टर अधिनियम भेजा जाता है। अब 1853 का जो चार्टर एक्ट होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने के कारण अब 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं थी, तो उसमें से 6 निलंबित कर दिया गया और उनकी संख्या 18 कर दी गई। इस एक्ट में नागरिक सेवा परीक्षाओं के लिए लिखित परीक्षाओं की घोषणा की गई। ये परीक्षाएं लंदन में 1853 से 1922 तक हुई, फिर 1923 से भारत में होने लगी। जब सिविल परीक्षा की घोषणा की गई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ICS मतलब भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। प्रथम ICS भारतीय अधिकारी बनने वाले सत्येंद्रनाथ थे, जो ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे।
4 साल के बाद 1857 की क्रांति हुई, जिसमें ये क्रांति पूरी तरह से विफल हुई और भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके अंग्रेजों के द्वारा बर्मा के रंगून भेज दिया गया और मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया गया। और अब भारत में कंपनी का शासन खत्म हुआ और अब महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा, न कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई और भारत में क्राउन शासन की शुरुआत होगी। इसी के लिए भारत में 1858 का एक्ट पारित किया गया। अब 1858 का भारत का शासन अधिनियम को महारानी का विक्टोरिया अब 1858 के जो भारत का शासन अधिनियम था उसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। भारत में क्राउन रूल के लिए ही एक पद बनाया गया जो भारत का राज्य सचिव कहलाता था। जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था वो वायसराय भारत का कहलाने लगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया और औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं, महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। इसके बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया, तो इसमें नियम बनने से पहले जब ये अधिनियम विधेयक के रूप में था तब 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया। इसी बजट के तहत आयकर की शुरुआत हुई और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए आयकर का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला बजट 1773 में ब्रिटेन में रॉबर्ट वॉलपूल के द्वारा पेश किया गया। 1861 में ही भारत में भारतीय दंड संहिता लागू की गई और 1861 में भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इसी वर्ष पोर्टफोलियो आयोग गठित की गई जिसमें भारत का विभागीकरण कर दिया गया। भारत की विभागीकरण का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। ये सभी कार्य 1861 अधिनियम के तहत किए गए। 1880 से 1888 तक भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन बनकर आया। लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। जब भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था तब उसने एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर को एक ऐसा संगठन बनाने को कहा जो शिक्षित जागरूक लोगों का समूह हो। कांग्रेस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ डेलीगेट। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में अध्यक्ष W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया। 1892 में इसी कांग्रेस से पहले 2 शब्द जोड़ दिए गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा दिए गए थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेसों ने भारतीय राज्य व्यवस्था में अपने भी भागीदारी की मांग की। भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए 1892 का भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम भेजा गया। इस एक्ट के अंतर्गत भारत में प्रथम बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। भारतीयों को बजट पर बहस करने को पहली बार अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन भारतीयों को बजट पर वोट करने का अधिकार नहीं मिला और केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई जिसमें 60 सदस्य थे। ये सारे कार्य 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किए गए। लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना घटी जिसमें अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुस्लिमों में फूट डलवाने की कोशिश की। 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय बनकर लॉर्ड कर्जन आया और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही प्रशासनिक कारणों की वजह से 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन सबको पता चल गया था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई थी उसी का दमन करने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया गया। एक वो बंगाल बनाया गया जिसमें हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या से 4 गुना थी और दूसरा वो बंगाल जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या से 3 गुना थी। सांप्रदायिकता फैलाने, हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसी के अगले वर्ष 1906 में आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ढाका में। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया, गरम दल और नरम दल। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया जिसमें भारत का सचिव और भारत का वायसराय लॉर्ड मार्ले मिंटो
इन्हीं दोनों के नाम से भेजा गया। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम को एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया और भारतीय मुस्लिमों को विशेष मत अधिकार प्रदान किया गया कि प्रति व्यक्ति एक वोट की जगह 2 वोट करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसमें एक वोट मुस्लिम प्रत्याशी के लिए होगा और दूसरा वोट मतदाता जिसे समझे उसे दे सकता है। अब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भेजा गया। उस समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू था तथा भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इन्हीं दोनों के नाम पर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भेजा गया। इसमें 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, 1919 से 1935 तक था, और 1919 में यह निश्चय हुआ कि ब्रिटिश अफसरों के वेतन ब्रिटेन से पुनः आने लगेंगे। इसी के तहत भारत में निर्वाचित कराना निर्धारित किया गया। 1928 में साइमन कमीशन आयोग भेजा गया, जिसमें 7 मेंबर्स का होना निर्धारित था, लेकिन इस आयोग का भारतीयों ने खुलकर विरोध किया और कहा कि इसकी पारदर्शिता के लिए इसमें एक इंडिया का सदस्य होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने और ब्रिटिशर्स का साइमन कमीशन आयोग उन्हीं के 7 सदस्यों के साथ आया। और जब ये आयोग भारत आया तो लाहौर में हमने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगवाए गए और वहीं पर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट के द्वारा लाठी चार्ज करवाया गया और लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हुई। तो लेफ्टिनेंट स्कॉट को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव गए थे, लेकिन जिस दिन स्कॉट को मारने पहुंचे तो पुलिस चौकी से सैंडर्स बाहर निकलकर आ गया था, इसलिए स्कॉट की जगह सैंडर्स की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर चारों ओर ब्रिटिश सरकार का विरोध होने लगा, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के राज्य सचिव से कहा कि जाकर कांग्रेस से बात कीजिए और उन्हें शांत कीजिए। उस समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड बरखैंड था और वह जब बात करने पहुंचा तो उस कांग्रेस का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। इन्होंने बरखैंड से स्वराज्य की मांग की, लेकिन लॉर्ड बरखैंड ने कहा, हमें आपको स्वराज्य देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये साबित कीजिए कि अगर हम आपको स्वराज्य देंगे तो क्या आप भारत की राज्य व्यवस्था को ठीक ढंग से चला पाएंगे। इसलिए लॉर्ड बरखैंड ने कहा कि आप एक मसौदा तैयार कीजिए, मतलब स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए कि वो सारे नियम लिखिए जिससे आप भारत को चलाएंगे और एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सबके सामने अपने विचार रखें। अगर सारे के सारे सर्वसहमति से रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर देंगे तो हम 1 साल के अंदर आपको स्वतंत्र करके चले जाएंगे। उसने जानबूझकर ये शर्त लगाई क्योंकि वो जानता था कि हिंदू और मुसलमानों में इतनी फूट पड़ चुकी कि वो समझौते पर सभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनौती स्वीकार की और एक मसौदा तैयार किया कि जिसे नेहरू रिपोर्ट नाम दिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ही अपने द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को दिल्ली की सर्वदलीय बैठक में सारे के सारे राजनेता को बुलाया गया और सारे लोगों ने नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया। साइमन कमीशन आयोग का सभी लोग विरोध कर रहे थे, परंतु भीमराव अंबेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी, मोहम्मद सैफी, समूह ऑफ मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया। आज संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था चलाने के नियम लिखे हैं, इसलिए नेहरू रिपोर्ट को ही भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकारों की लिखित मांग सबसे पहले करने वाले मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट पेश करके मांग की थी। मोतीलाल नेहरू समझ चुके थे कि अभी स्वराज नहीं मिलने वाला है, इसलिए इन्होंने कहा कि ठीक है, अब भारत को डोमिनियन राज्य बना दीजिए, लेकिन इस बात पर पंडित नेहरू नहीं माने और 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बना लिया गया पंडित नेहरू के द्वारा। इसी बात पर पिता और पुत्र में मतभेद हो गए और कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल। 1928 में कांग्रेस विभाजित हुआ, ओल्ड कांग्रेस और यूथ कांग्रेस। इसके अध्यक्ष ओल्ड कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। इस दिन मनाने के कारण हमने अपना संविधान भी इसी दिन लागू किया था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं गया। कांग्रेस ने पूरी तरह से बहिष्कार किया, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में जो कमीशन आयोग आया था उसने भारत के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी और इस सम्मेलन में इस रिपोर्ट में चर्चा करने के लिए ही गोलमेज सम्मेलन बुलवाई गई। गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को साथ बैठाकर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलवाए गए, 1930 में, 1931 में, 1932 में। ये तो पता था कि कांग्रेस को ना तो स्वराज मिलेगा और ना ही पूर्ण स्वराज मिलेगा,
इसलिए कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि अंग्रेजों से मांग की जाए मौलिक अधिकारों की। इसलिए 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे और कराची अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी और कांग्रेस के एक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा और वो जाकर भारतीयों की तरफ से मौलिक अधिकारों की मांग करेगा। लेकिन जाएगा कौन? भारत में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति था, मोहनदास करमचंद गांधी, और उन्हें ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजा गया और उनके साथ गई सरोजनी नायडू। गांधी जी ने ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों की तरफ से मौलिक अधिकारों की मांग की। तो अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि जब अगला भारत शासन अधिनियम पारित किया जाएगा तो उसमें भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिना मौलिक अधिकारों के ही अगला शासन अधिनियम भेज दिया गया, जो पारित करके 1935 में आया था और इसमें से 80% संविधान ग्रहण किया गया और इस एक्ट में जो द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया था उसे खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। हम आज भी 2 टैक्स पे करते हैं, केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी। 1 अप्रैल 1935 को भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ये 1937 से कार्यरत हुआ और इसके बाद इस एक्ट के तहत 1937 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। अब शुरू होगी संविधान सभा। देखो, संविधान सभा की बात होती है तो जो आज हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है वही आज़ादी से पहले संविधान सभा थी। संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा मौखिक रूप से की गई थी और 1934 में इसकी औपचारिक मांग एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1936 में दोहराया गया। हम लंबे समय से संविधान सभा की मांग कर रहे थे क्योंकि हम चाहते थे कि प्रत्येक प्रांतों में चुनाव करवाए जाए और उन्हीं से हमारे संविधान सभा का गठन हो। लेकिन अंग्रेज जो है हमारी मांग को मानने को स्वीकार ही नहीं थे। फाइनली 2 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन अमेरिका का साथ दे रहा था, इसलिए अब ब्रिटेन को भारतीय सैनिकों की ज़रूरत पड़ी, तो हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया और 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा गया, जो हमारी संविधान सभा की मांग की प्रथम स्वीकृति थी। लेकिन अगस्त प्रस्ताव की शर्तें बिल्कुल हमें पसंद नहीं आई, तो पंडित नेहरू ने कहा ये दरवाजे पर जंग लगी कील है, इसलिए हमारे द्वारा अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। इस प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ। ये सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे तथा दूसरे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सत्याग्रह करने पर 1942 में अंग्रेजों द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसकी शर्तें भी हमें नहीं पसंद आई, तो हमने इसे बिल्कुल ठुकरा दिया। इस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा और पंडित नेहरू ने कहा कि ये डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध उस समय जोरों पर था और ब्रिटेन अमेरिका का साथ दे रहा था, जो परम शत्रु जापान का था। इसलिए भारत पर जापानियों के हमले का डर होने लगा। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब अंग्रेजों को भारत से जाना होगा। हम जापानी हवाइयों के हमले का रिस्क नहीं ले सकते। फिर 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, जो शुरू हुआ ग्वालियर बॉम्बे टैंक से, जिसे अगस्त क्रांति कहा गया। 6 अगस्त 1942 से 9 अगस्त 1942 को अमेरिका के द्वारा जापान में परमाणु बम के हमले हुए और 6 दिन के बाद ही 15 अगस्त को जापान ने अमेरिका के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। खत्म होते ही यूरोप में आर्थिक मंदी की शुरुआत हो गई, जिसकी मार सबसे ज़्यादा ब्रिटेन को ही पड़ी और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हो गया। यूएनओ का जब गठन हुआ तो अब ब्रिटेन के पास इतना फंड नहीं था कि वो भारत में राज्य कर सके और दूसरी तरफ से ब्रिटेन पर राजनीतिक दबाव यूएनओ का था कि वो भारतीयों की सारे मांगे मान ली गई और हमारा संविधान जो हमारे संविधान सभा की मांग थी वो पूरी हुई। और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना 3 लोगों के संपर्क से आई। कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इस योजना के तहत 1 जुलाई को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन हुआ। हमारी संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे और 93 सदस्य देसी रियासतों के तथा 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी के थे। इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सदस्य तथा 73 मुस्लिम लीग सदस्य तथा 15 अन्य सदस्यों को सीटें मिली।
उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल ने ही 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस को लॉर्ड वेवेल ने ही 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने को आमंत्रित किया। अब 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल बना। अब अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल की बात हो रही, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी जी थे, भोज और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान थे, वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे, कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे, खनिज एवं बंदरगाह मंत्री एच.सी. भासी थे, उद्योग मंत्री जॉन मथाई थे, रेलवे मंत्री अरुणा आसफ अली जी थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, और इन्हें फ्रेंच मॉडल से ही संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इस बार संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. हरिश्चंद्र को बनाया गया, और हमारे संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार जो बने वो बी.एन. राव बने। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। देखो, पहली 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। इसी संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की उद्देशिका पेश की गई। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब उद्देशिका को प्रस्तावना कहा गया। यही प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाई। 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई। उस समय जो ब्रिटेन का पीएम था वो क्लेमेंट एटली था, और उसी ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे। मार्च 1947 में भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बनकर आया, और इसी के समय 4 जुलाई 1947 को बिल विधेयक आया, और जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हो गया। अब यही 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहलाया। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो 2 योजना लेकर आया था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, और दूसरा डिकी बर्ड योजना। इससे भारत की संविधान सभा का विभाजन हुआ। इसमें से 379 सदस्य में से 279 सदस्य भारत में रहे तथा 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए। अब हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर भारत से आज़ाद कर दिया गया, तथा दूसरे दिन 15 अगस्त 1947 को ही रात को भारत को आज़ाद कर दिया था। आधी रात को भारत को आज़ाद कर दिया गया था, जब भारत की आधी से ज़्यादा जनता सो रही थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 15 अगस्त 1947 तक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 15 अगस्त 1947 तक भारत का संवैधानिक विकास चला। अब जो भारत की आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य था संविधान का निर्माण करना। आज़ादी के तुरंत बाद संविधान सभा की अगली बैठक 29 अगस्त 1947 को बुलाई गई। अब इसी दिन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। देखो, इस समिति के सबसे पहले सदस्य डॉक्टर के.पी. खेतान थे, जिनकी मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी बने। दूसरे सदस्य बी.एल. मित्रा, इन्होंने इस्तीफा दिया तो इनके स्थान पर माधव राय हैं। तीसरे सदस्य जो थे वो के.एम. मुंशी थे। चौथे सदस्य मोहम्मद सदुल्ला। पांचवें सदस्य गोपाल स्वामी आयंगर। छठे सदस्य कृष्ण स्वामी अय्यर बने। हमारे संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति प्रारूप समिति कहलाई। हमारा संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। इस संविधान में 166 सेशंस के बाद 70 देशों के संविधान को लगभग पढ़ने, जांचने, परखने के बाद तथा 64 लाख रुपए खर्च करने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और हम 26 नवंबर 1949 के दिन से ही हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले हम इसी दिन को विधि दिवस के रूप में मनाते थे, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान को 70 देशों में से ग्रहण किया गया था। एंड नाउ वी टॉक दैट कि विच कंट्री अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन रूल। यस,